हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। सिविल स्टाफ आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आई होप आपके जो ये सेशंस जा रहे हैं वो आपकी बहुत मदद कर रहे होंगे आने वाले यूपीएससी सीसैट 2025 के लिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें कि हम 2024 का आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, 2023 का भी डिस्कस हो चुका है और आज हम डिस्कस करेंगे आपके 2022 के पेपर में जितने भी रीजनिंग के सवाल आए थे वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपकी एवरेज वही 15 सवालों की चल रही थी पिछले 3 सालों से, है ना। आपके 2024, 23 और 22 में अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास सवाल आपके पेपर में रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं 2022 में आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। तो देखो, 22 का लेवल थोड़ा आसान था, ठीक है। फिर 22 के बाद 23 में बढ़ा, 24 में बढ़ा, है ना, और 25 में भी बढ़ेगा ही, घटता तो कभी भी नहीं है। या तो बराबर रहता है लेवल आपका, या फिर लेवल बढ़ जाता है, लेवल कभी भी डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो 2023 और 24 में आपने देख लिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट उतना लेवल तो आपका 2025 का रहेगा। तो बट ये पिछले 3-4 साल करने का फायदा क्या है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। अब मान लो 15 सवाल आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 15 के 15 हाई लेवल के होंगे। 15 में से मेजॉरिटी अगर हाई लेवल के होते हैं तब हम कहते हैं पेपर का लेवल हाई है। पर कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपके 2022 के पेपर से उठाकर उन्होंने 25 में डाल दिए होंगे, या फिर 2021 के पेपर 2021 के पेपर से उठाकर उन्होंने 25 में डाल दिए होंगे। यही फायदा रहेगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का, कि अगर कोई सवाल रिपीट हो गया तो आपने वो कर रखा होगा यदि आप इन प्रीवियस ईयर सेशंस को अटेंड करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2022 में आपके जो रीजनिंग के सवाल आए थे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और ट्रिक के साथ हम करेंगे डिस्कस। तो चलिए पहला सवाल देखिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक है। उसने आपको क्या बोला कि इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, ठीक है, इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, मतलब ए टू जेड को आप रिवर्स करके लिख दो, जेड वाई एक्स इस तरह से, है ना। उसको अगर आप रिवर्स करते हो and each letter represents the letter whose position it occupies, मतलब कि आपका ए बी सी डी होता है ना। इनको रिवर्स करके लिखोगे तो ए की पोजीशन जेड ऑक्यूपाई करेगा, बी की पोजीशन वाई ऑक्यूपाई करेगा, ये वो कहना चाह रहा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लखनऊ, तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए लखनऊ का आंसर क्या होगा। तो लखनऊ का आंसर क्या है, देखिए, हाँ जी, लखनऊ का आंसर क्या है। अब ये इतना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सिंपल भाषा में वो पता क्या कह रहा था कि पेयर बताओ, कि यहाँ पे आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके इक्विडिस्टेंट पेयर जो आप अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में करते हो, कि जैसे ए और जेड का आपस में पेयर बनता है क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंड से सेम पोजीशन पर होते हैं। बी और वाई का पेयर बनता है, सी और एक्स का पेयर बनता है, डी और डब्ल्यू का पेयर बनता है ना। तो ये जो पेयर बनते हैं तो उनकी बात कर रहा है ये। तो एल के साथ किसका पेयर बनता है, लर्न किया हुआ है हमने, एल के साथ ओ का पेयर है, यू के साथ एफ का पेयर है, फन शब्द से, क्रैक्स शब्द से सी के साथ एक्स का पेयर है, कपिल से के साथ पी का पेयर है। समझ गए ना कौन से पेयर है ये वो दो अल्फाबेट्स के पेयर है जो कि ऑपोजिट एंड से बराबर स्थिति बराबर पोजीशन पर आते हैं। और वो सिंपली ये कहना चाह रहा था, लिखा उसने थोड़ा अलग अतरंगी तरीके से है सवाल, है ना, बट ये आपके ऊपर है, पढ़ा होगा तो जरूर समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। एन के साथ एम का पेयर, ओ के साथ एल का पेयर और डब्ल्यू के साथ डी का पेयर। ड्यू शब्द से हम लर्न करते हैं डब्ल्यू और डी का पेयर। तो आप देख सकते हो, वैसे तो ऑप्शन आप ऐसे ही चेक कर सकते थे, लास्ट में सीधा देखते तो डी यहाँ पे आ रहा है तो ये दोनों गलत, और शुरू में देखते तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एफ चाहिए, जो कि मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ओके, डी ऑप्शन है आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल की तरफ। ये बड़ा अच्छा सवाल है, नेक्स्ट वाला देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए एक बार सभी। ओके, उसने बोला कि कुल मिलाकर कितने सेकेंड्स है, एक्स वीक्स में, एक्स डेज में, एक्स आवर्स में, एक्स मिनट्स में और एक्स सेकेंड्स में। तो आप इन सब में पहले पता करो कितने सेकेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, और फिर उनको टोटल करो। तो पहले तो एक्स सेकेंड्स उसने खुद ही बोल दिया, तो एक्स सेकेंड्स में तो एक्स सेकेंड्स ही होंगे, है ना। अब ये एक्स मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे, देखो एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड्स है। तो इसका मतलब एक्स मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, 60 इंटू एक्स। तो ये आपका कितना आएगा, 60 इंटू एक्स। अच्छा, एक्स आवर्स में कितने सेकेंड है देखिए। हाँ जी, देखो एक, पहले तो देखो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो एक्स सेकेंड्स में कितने सेकेंड्स होंगे, 60 इंटू एक्स। समझ रहे हो इस सवाल को। देखो आपको इन सब में बताने हैं कि कितने सेकेंड्स है, तो एक्स सेकेंड्स तो एक्स ही ले लेंगे। अच्छा, एक्स मिनट में कितने होंगे, यदि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो एक्स मिनट में 60 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि एक घंटे में आपके 60 इंटू एक्स सेकेंड्स होते हैं तो 60, देखो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो 60 इंटू 60 नहीं हो गया, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, एक्स डेज बताइए। हाँ जी, एक्स डेज। चलिए इसी तरह से एक्स डेज निकालिए और एक्स वीक्स निकालिए। हाँ जी, एक दिन में 24 घंटे है ना, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड इंटू एक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने एक्स डेज बोला। इसी तरह से एक्स वीक्स का क्या होगा, हाँ जी, एक्स वीक्स का क्या होगा, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड इंटू एक्स, ठीक है। और इन सबको आपने क्या करना है, ऐड करना है। चलिए समझिए इसको जल्दी से। ओके, चलो तो ये 60 इंटू 60 एक्स कितना हो गया, 3600 एक्स। इसकी कैलकुलेशन क्या आ रही है, कैलकुलेशन तो कर लोगे, मेन समझो ये हुआ क्या है। उसके बाद 3600 इंटू 24 कितना होगा, हाँ जी 86400 एक्स। समझ रहे हो इसको। और उसके बाद एक्स वीक्स, यानी इसमें इंटू 7 करो, हाँ जी, तो इंटू 7 करके कितना आएगा, हाँ जी 604800 एक्स। और इन सबको ऐड कर दो तो आपको पता लग जाएगा
कि इस ड्यूरेशन में कुल मिलाकर कितने सेकंड्स है, और इन सबका जोड़ यदि आप करोगे तो आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन है इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा नॉर्मल सा सवाल है। उसने आपको बोला कि पी है, क्यू है, आर, एस, टी और यू, ये 6 लोग हैं एक फैमिली के, है ना। आर पहले तो स्पाउस है किसका, एक्स का, मतलब आर और क्यू जो है वो शादीशुदा जोड़ा है ना, पर ये नहीं पता इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है। उसके बाद हाँ जी नेक्स्ट उसने क्या बोला, यू जो है वो मदर है किसकी, टी की। तो यू अगर मदर है, हाँ जी यू अगर मदर है किसकी, टी की, तो ये हमने ऐसे बना दिया। उसके बाद उसने एस इज डॉटर ऑफ यू बोला है ना, एस जो है वो डॉटर है किसकी, यू की। अब जब उसने यू इज मदर ऑफ टी बोला ना, तो टी का जेंडर नहीं पता, पर जब उसने एस इज डॉटर ऑफ यू बोला तो एस का जेंडर पता है। ठीक है, फिर उसने बोला कि पी की डॉटर इज टी, पी की बेटी जो है वो कौन है, टी है। तो टी अगर बेटी है और वो किसकी बेटी है, पी की, तो यानी पी इसका क्या होगा, पिता होगा, क्योंकि मदर तो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है। आर का बेटा पी है, आर का बेटा पी है। ठीक है, और फिर ऊपर उसने बोला कि आर जो है वो स्पाउस है किसका, क्यू का, यानी आर और क्यू शादीशुदा है। और उसने ये भी बोला है कि आपके सवाल में कुल मिलाकर 2 जोड़े हैं, तो 2 जोड़े तो आपके सामने ही है ना। और उसने पूछा कि करेक्ट कौन सा है। अब देखो यहाँ पे मुझे बस ये नहीं पता लग रहा कि ऊपर आर और क्यू का जेंडर क्या है। ठीक है, तो क्यू को ग्रैंडफादर कह रहे हैं, पता नहीं, ग्रैंडफादर भी हो सकता है, ग्रैंडमदर भी हो सकती है, क्यू ग्रैंडमदर है पता नहीं, है ना। तो ये दोनों तो हो गए गलत, मतलब हमें जब आर और क्यू का जेंडर ही नहीं पता तो ये सारे गलत होंगे। टी ग्रैंड डॉटर है क्यू की, तो टी ग्रैंड डॉटर है क्यू की, ये सही है क्योंकि मुझे टी का जेंडर पता है, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलो अगला देखिए सवाल। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यदि आपको इसको हिंदी माध्यम में देखना है तो ये लीजिए, हिंदी माध्यम में सवाल आप सबके सामने है, बहुत आसान है, जल्दी से करके देखो इसको। हाँ जी चलिए फटाफट से करके देखो इस क्वेश्चन को जरा। देखिए उसने बोला आपको एक सवाल दिया हुआ है और 2 स्टेटमेंट दी हुई है उसके नीचे गिवन बिलो, इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 सिटीज, 3 सिटीज के रिस्पेक्ट में ये सब उसने बोला है। ठीक है, सिटीज कौन है, पी, क्यू एंड आर। क्वेश्चन आपका क्या है कि हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू, पी क्यू से कितनी दूरी पर है, ये उसने आपसे पूछा है ना। अब आप एक मेरी सुनो बात, कि इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं सिटी क्यू जो है वो 18 किलोमीटर है आर से, और पी जो है वो 43 किलोमीटर है कहां से, आर से। पर किधर है, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ बताया ही नहीं। तो जब हमें पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ पे, अब जब तक हमें वो ये नहीं बताएगा, देखो अगर आप देखो क्यू जो है वो 18 किलोमीटर आर से है, किधर है, नॉर्थ में है कि साउथ में है, नहीं पता। तो जब तक हमें पता ही नहीं है तो इन दोनों को मिलाकर भी आप अपना सवाल नहीं हल कर पाओगे। अलग से तो वैसे ही नहीं आ रहा, क्योंकि अलग से क्यों नहीं आ रहा कि पी और क्यू की बात हो रही है। पहले में क्यू का नाम है, पी का नाम नहीं है, दूसरे में पी का नाम है, क्यू का नाम नहीं है, तो दोनों को मिलाना तो पड़ेगा। पर ये तो कुछ सवाल ही ऐसा सा है कि दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आ रहा। तो ये बड़ा आसान था, ये देख के डराने वाला था, पर जिन बच्चों ने किया वो कहते ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था, और देख के ही पता लग रहा है कि इसका आंसर आ ही नहीं सकता। और इसीलिए इस सवाल का सही जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलोगिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बड़ा नॉर्मल सा सवाल आया है आपके पेपर में, कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है। सबसे पहले उसने आपको स्टेटमेंट में बोला ऑल पेन्स आर बुक्स, कि सारे पेन जो है वो क्या है, बुक्स है। ठीक है, उसके बाद नो चेयर इज अ पेन, चेयर और पेन में नो का रिलेशन है। ठीक है, ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है।
फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? ऑल चेयर्स आर बुक्स, सारी चेयर्स बुक्स है ना? तो यदि सारी चेयर्स बुक्स है तो सारी चेयर्स आप देख सकते हैं कि बुक्स में नहीं आ सकती, है ना? मतलब कि एक तरह से आप ये देखो ना, सारी चेयर बुक्स में असल में है ही नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। सम चेयर आर पेन, चेयर और पेन में तो नो का रिलेशन है, चेयर और पेन में यदि नो का रिलेशन है तो ये भी गलत। उसके बाद उसने क्या बोला? ऑल बुक्स आर चेयर, कि सारी बुक्स जो है वो क्या है? चेयर है। सारी बुक्स चेयर में है ही नहीं है, ऐसा तो हमें दिख ही नहीं रहा, ये भी गलत। और नो चेयर इज अ बुक, चेयर और बुक में नो कह रहा है, तो बच्चे चेयर और बुक में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत। तो आंसर इसका सीधा सीधा क्या है? नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। हमें जितने भी कंक्लूजन दिए हुए थे हमने डायग्राम में देखा, कोई भी सही नहीं हो रहा, इसीलिए आंसर हमारा क्या था? नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। चलो ये करो ट्राई। हाँ जी, ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, इसको करिए एक बार ट्राई। हाँ जी, और जिनको हिंदी माध्यम में इस सवाल को देखना है ये लीजिए, हिंदी माध्यम में सवाल आप सभी के सामने है, जल्दी से करो ट्राई। देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने एक सर्कल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है? दे सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, और सभी के सभी कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ओके, सभी के सभी कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ। उसके बाद उसने ये बोला कि बी और डी जो है सिट्स नीदर एडजेसेंट टू सी नॉर ऑपोजिट टू सी। ये लाइन मैं ध्यान रखूंगी जब भी हम बी और डी या फिर सी पर पहुंचेंगे, ठीक है? उसके बाद उसने बोला ए सिट्स इन बिटवीन डी एंड ई। अब ये हम कैसे कर सकते थे? देखो ए जो है वो डी और ई के बीच में है, ए डी और ई के बीच में है, तो ये इस तरह से भी हो सकता है, या फिर अब देखो बिटवीन में प्रॉब्लम ये होती है कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है ये नहीं पता, तो ये आपका यहां पर ई और यहां पर डी ऐसा भी हो सकता था, है ना? चलो अब इसके बाद उसने आपको बोला कि एफ सेट्स इन बिटवीन बी एंड एच। अब एफ जो है वो बी और एच के बीच में बैठेगा। अब एक बात सुनो, ये लाइन हमें जो दी हुई है उसने उसने आपको बोला कि बी एंड डी सिट्स नीदर एडजेसेंट टू सी नॉर ऑपोजिट टू सी। इसमें सी नहीं आ रहा, पर इन तीनों को हमें एक साथ बिठाना है, और ये बी एफ एच में से कोई यहां पर भी नहीं है ना? और ये बंदे कितने हैं? 8 है, तो इसका मतलब ये तीनों को हमें यहां बिठाना पड़ेगा। पता है क्यों? अच्छा सॉरी, अगर हम इन तीनों को यहां बिठाते हैं तो आपका या तो यहाँ पर सी बचता है या फिर यहाँ पर सी बचता है ना? और हम क्या कर सकते हैं, देखो उसने आपको काफी कुछ बोला था, बी और डी जो है वो सी के साथ नहीं है, ठीक है? बी और डी जो है वो सी के साथ नहीं है, ये उसने आपको बोला। और उसने क्या बोला है? हाँ जी, कि बी और डी जो है वो, हाँ जी, दोनों के दोनों सी के ऑपोजिट नहीं है, डी जो है वो सी के ऑपोजिट नहीं है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि सी कहाँ नहीं आ सकता, मुझे ये देखना है, सी जो है वो बी और डी के एडजेसेंट नहीं है, मतलब सी इधर नहीं आ सकता, है ना? एक तो उसने सी के बारे में क्या बोला है कि सी जो है वो बी और डी के एडजेसेंट नहीं है, तो डी के साथ नहीं है। अब जिधर बी आएगा वहां भी नहीं होगा सी,
अच्छा, अब इसके बाद उसने ये बोला है कि बी जो है वो ऑपोजिट टू सी भी नहीं है, ठीक है, डी जो है वो ऑपोजिट टू सी भी नहीं है, तो सी इधर नहीं आ सकता। तो सी किधर आ सकता है? सी यहां पर आ सकता है, सी यहां पर आ सकता है, और सी यहां पर आ सकता है। अब इससे मैंने क्या समझा कि अब सी जो है वो किधर आ सकता है? अगर मैं सी को यहां लिखूं, है ना, अगर मैं सी को यहां लिखूं, क्योंकि उसने क्या बोला है कि बी और डी जो है वो सी के साथ नहीं है और सी के ऑपोजिट नहीं है। तो अभी खैर बी तो मेरे पास आया नहीं, डी से मैंने देखा कि डी के सामने नहीं होना चाहिए और डी के साथ नहीं होना चाहिए। तो सी को मैं यहां भी नहीं लिख सकती, क्योंकि अगर मैंने सी को यहां लिखा तो मैं इन तीनों को नहीं लिख पाऊंगी, क्योंकि इधर दो जगह बचती है। तो सी आपका यहां भी नहीं आ सकता, है ना। तो सी आपका या तो इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है। अब अगर मैं सी को यहां लिखूं तो उसने क्या बोला है, सी को अगर मैं यहां पे लिखूं सपोज, तो हमारा ये बी एफ और एच हम लिखेंगे, तो यहाँ पे ये तीन जगह पे बी एफ एच आ जाएंगे। और उसने बोला है बी के बारे में कि बी सी के साथ नहीं है, तो फिर बी इधर आएगा, ठीक है, एच इधर आएगा और एफ इधर आएगा, यही हो पाएगा, ये तो पॉसिबल है। और बी और डी जो है वो सी के साथ नहीं है, वो भी सेटिस्फाई हो गया, सी जो है वो बी के सामने नहीं है, वो भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो ये अगर मैं सी को यहां लिखूं तो ये चीज पॉसिबल है, मतलब इसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर मैं सी को यहां लिखूं, अगर मैं सी को यहां लिखूं, तो आपको पता है कि सी के साथ में बी नहीं होगा और सी के सामने बी नहीं होगा, है ना। सी के साथ में बी नहीं हो सकता और सी के सामने बी नहीं हो सकता। तो अब यहां पे आपका जो है वो किस तरह से होगा? तो यहां पे देखिए, सी अगर आप यहां पे लिखते हैं तो सी के साथ में बी नहीं हो सकता, एच तो हो सकता है ना, तो एच एफ बी, ये सही है। या फिर अगर मैं इधर लिखूं तो एच एफ बी, पर बी सी के सामने नहीं हो सकता, तो एच एफ बी, ये तो पॉसिबल था, है ना। तो ये सारे केसेस पॉसिबल है। तो मतलब कि यहाँ पे आपके बहुत सारे केस बन रहे हैं, यहाँ पे आपका केवल एक केस नहीं बन रहा है, यहाँ पे बहुत सारे केस बन रहे हैं। तो देखो जरा आपके हिसाब से आंसर क्या होगा यहाँ पर। चलिए, आपके लिए मैंने थोड़ा सा ये कर दिया सॉल्व। अब आप इसको ना ऑप्शन से करिए, ठीक है। अब इसमें भी देखो, सी के लिए मैं देख लेती हूँ कहाँ नहीं आ सकता। सी जो है वो डी के साथ नहीं होगा, सी जो है वो डी के सामने नहीं होगा और सी इधर भी नहीं होगा। सी यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। तो चलो पहला देखते हैं कि बी जो है वो ए और जी के बीच में है। तो क्या बी ए और जी के बीच में हो सकता है? बच्चे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बी के एक तरफ तो एफ आएगा, वो तो मुझे पता ही है। तो बी ए और जी के बीच में कैसे बैठेगा? तो ये तो हो गया गलत, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। सी ऑपोजिट टू जी कह रहा है, तो क्या सी जी के ऑपोजिट बैठ सकता है? देखो, अगर मैं सी को यहां बिठाऊं तो सी के सामने ई आएगा, अगर मैं सी को यहां बिठाऊं, है ना, तो सी के सामने यहां पर जी तो आ नहीं सकता। अच्छा, इस केस में भी वही बात आ रही है, सी को यहां बिठाऊं तो इधर सामने जी नहीं हो सकता, है ना, और सी को यहां बिठाऊं तो सामने ई है, तो ये भी गलत है। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ना, फिर ऑप्शंस को मिनिमाइज करना शुरू कर दो। ये बहुत अच्छा सवाल था, ई ऑपोजिट टू एफ, ई के सामने एफ आ सकता है? हाँ जी, क्या ई के सामने एफ आ सकता है? उसने ये पूछा है आपसे। अब आप एक चीज देखिए कि ई के सामने एफ तो आ ही नहीं सकता, है ना, बिकॉज यहाँ पे उसने बोला है कि बी जो है वो एडजेसेंट नहीं है ना, बी जो है वो आपका सी के सामने नहीं आ सकता, तो ई के सामने, ई सिट्स ऑपोजिट टू एफ, और उसने ये पूछा डेफिनेटली करेक्ट। तो मतलब ई के सामने एफ आएगा ही आएगा, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब कंफर्म ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्योंकि हमारी यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, हमें वो बनाने की जरूरत नहीं है, हमें देख के ही समझ आ रहा है, ठीक है। तो बस फिर आंसर इसका क्या होगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तो आपका बिल्कुल ही गलत था। ये दोनों जो हैं, ये दोनों हो सकते थे पर ये डेफिनेटली ट्रू नहीं थे, इसलिए गलत है। इसीलिए फाइनल आंसर मेरा क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी बनता है, ठीक है जी। चलो,
अगला नंबर सीरीज का सवाल है। 2 क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में नंबर सीरीज के। तो देखो, आपको जो श्रृंखला दी है ये मैंने काफी बार आपके साथ डिस्कस किया है। 20, 10, 10, 15, 30, 75 और डैश। आपको मैं हमेशा एक बात समझाती हूँ कि जब भी आपकी श्रृंखला घटती है, बराबर होती है और बढ़ती है, तो वहां पे कुछ मल्टीप्लाई होता है। और जो घटने का कारण होता है कि 0 पॉइंट कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, बराबर रहने का कारण होता है कि 1 मल्टीप्लाई हुआ है, और बढ़ने का कारण होता है कि कुछ 1 से बड़ा मल्टीप्लाई हुआ है। तो 20 से 10 कैसे आता है? देखो, 20 का आधा, तो यानी यहां पर आपका इंटू 0.5 होगा। ठीक है। 10 से 10 कैसे आ रहा है? इंटू 1 करके। 10 से 15 कैसे आ रहा है? इंटू 1.5 करके, 1.5 गुना। 15 का 2 गुना होता है 30, आगे 30 का 2.5 गुना होता है 75, और आगे 75 का 3 गुना आपने करना था, यानी 75 इंटू 3 आपको करना था। तो ये कितना आता है? 5 3 15, 7 3 21 प्लस 1 22, जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है जी, इसका आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल देखिए, डायरेक्शंस का है। 1 मिनट आपको मैं दे रही हूं, जल्दी से कर लीजिए ट्राई। चलिए, तो देखिए उसने आपको 2 मित्र दिए हैं एक्स और वाई। दोनों ने भागना शुरू किया, एक साथ भागे 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में 50 मीटर भागे दोनों, यहां से चलना शुरू किया। एंड रीच अ पॉइंट, एक्स मुड़ता है राइट और 60 मीटर चला। तो चलो एक्स मुड़ा नीचे की तरफ, 60 मीटर चला। ठीक है। जबकि वाई किधर मुड़ा? वाई टर्न्स लेफ्ट, वाई मुड़ा लेफ्ट की तरफ और भागा 40 मीटर। तो इधर की तरफ है तो लेफ्ट ऊपर होगा, और कितना भागा? 40 मीटर। उसके बाद x कहाँ मुड़ा? लेफ्ट की तरफ। अब ये x जो है ये लेफ्ट मुड़ा, क्योंकि ये x था और ये y था, अलग अलग हो गए ना अब ये दोनों। तो x मुड़ा लेफ्ट की तरफ और कितना भागा? 50 मीटर। उसके बाद रुक गया, y मुड़ा राइट और 50 मीटर भागा। तो इसका राइट और 50 मीटर, यानी अब ये दोनों 50 मीटर भाग रहे हैं, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों यहां और यहां पर आ गए हैं। एंड देन स्टॉप्स। हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ? दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ये उसने पूछा। तो ये दूरी बतानी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितने मीटर है? देखिए 100 मीटर है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 100 मीटर। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसने पूछा आपसे कि जून 2099 के कौन सी तारीख को आपका संडे पड़ रहा है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। कैलेंडर में ना, जब आपने कैलेंडर का चैप्टर किया होगा, आपने ये समझा होगा कि 400 साल बाद पूरा 400 साल का कैलेंडर रिपीट होता है। यानी शुरू के 400 वर्ष का जो कैलेंडर था, है ना, फिर अगले 400 वर्ष का सेम होगा, उससे अगले 400 वर्ष का सेम होगा, उससे अगले 400 वर्ष का सेम होगा। तो आपका 400 वर्ष का जो कैलेंडर है वो रिपीट होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे उस हिसाब से फिर हम क्या समझ रहे हैं कि अगर वो जून 2099 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक बात समझो
कि टिल 2000, देखो 400 के मल्टीपल में, जैसे 400 तक का कैलेंडर सेम है, फिर 800 तक का, फिर 1200 तक का, फिर 1600 तक का, फिर 2000 तक का, मतलब 2000 तक आपका सारा कैलेंडर सेम है। अब इसके बाद 2001 से आपका वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा नया बैच, है ना, 400 वाला। अब इसका मतलब क्या है, टिल 2000 आपके ऑड डे होते हैं 0। असल में 400 वर्षों में ना ऑड डे 0 आते हैं, तो 2000 तक आपके 400 वर्ष के 5 राउंड पूरे हो गए हैं, तो इसमें ऑड डे 0 आएंगे, ठीक है। अब ये है 2099। अब मैं देखूंगी 2001 से लेकर 2098 तक कितने ऑड डेज है, ठीक है। इसमें आपके लीप ईयर कितने आ रहे हैं और इसमें आपके नॉन लीप ईयर कितने आ रहे हैं, देखिए। अब 2098 में कितने लीप ईयर है, 98 को करो जरा 4 से डिवाइड, तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, यानी इसमें आपके 24 लीप वर्ष है और बाकी नॉन लीप ईयर है। कैसे पता लगेगा, 98 में से 24 को माइनस करिए तो ये कितना आ गया, 74, यानी 74 क्या है, नॉन लीप ईयर है। अच्छा, लीप वर्ष में आपके 2 ऑड डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में आपका 1 ऑड डे होता है, तो ये 48 हो गया, ये 74 हो गया, दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 122। और 122 में कितने ऑड डेज आ रहे हैं, देखिए, हाँ जी, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, यानी 3 ऑड डेज। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपके कितने ऑड डेज आ रहे हैं, 3। यहां पे आपके कितने थे, 0, ठीक है, और यहां पे ये कितने आ रहे हैं, 3, इस तरह से। अब इसके बाद मतलब कि हमारा 2000 तक 0 ऑड डेज है, 2098 तक 3 ऑड डेज है। अब 2099 स्टार्ट करते हैं। जनवरी में ऑड डेज कितने होते हैं, 3 ऑड डेज। फरवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, फरवरी ये कौन सी है, नॉन लीप ईयर है, तो 28 दिन होंगे, 28 दिनों में आपके 0 ऑड डेज होंगे। मार्च में आपके 3 ऑड डेज, अप्रैल में आपके 2, मई में 3। अब हमसे वो पूछ रहे जून की कौन सी तारीख, तो मैं ना 1 जून एज्यूम कर लेती हूँ, तो मैं ना 1 जून का पता कर रही हूँ, तो मैंने यहां लिखा 1। अब इसमें देखते हैं कितने ऑड डेज आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, देखो 3 3 6 और 2 8, और 8 में कितने ऑड डेज है, 1, और 1 का मतलब क्या है, मंडे। इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे हमें यह समझ आ रहा है कि यदि मैं 1 जून 2099 की बात करूं ना, उस दिन आपका है मंडे। पर मुझे जानना है कि संडे कब होगा, तो मंडे के 6 दिन बाद संडे आता है ना, तो यानी इस तारीख में भी 6 ऐड कर दो, यानी संडे आपका कब आ रहा है, 7 जून को आ रहा है। आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 7 जून। ओके, 7 जून है इसका आंसर। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। अब उसने पूछा कि क्वेश्चन है, इज जेड द ब्रदर ऑफ एक्स, क्या जेड जो है वो भाई है किसका, एक्स का। ये आपको स्टेटमेंट 1 से पता लग रहा है कि स्टेटमेंट 2 से पता लग रहा है कि दोनों को मिलाकर पता लग रहा है। अब स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है आपको कि एक्स जो है वो ब्रदर है किसका, वाई का, और वाई जो है वो ब्रदर है किसका, जेड का, ठीक है। तो इसमें मुझे Z का जेंडर नहीं मिल रहा, यही समझ आ रहा है कि ये तीनों सिबलिंग्स हैं, पर ये नहीं पता Z बहन है उनकी के भाई है, ये नहीं पता लग रहा। उसके बाद उसने बोला कि X, Y एंड Z आर सिबलिंग्स, इससे भी हमें ये थोड़ा पता लग रहा है कि Z ब्रदर है कि नहीं है, मतलब सिबलिंग्स है, पर ये नहीं पता लग रहा कि Z ब्रदर है कि सिस्टर है। तो दोनों से ही आंसर नहीं आ रहा, मिलाकर भी नहीं आ रहा, तो आंसर इसका क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, करिए इसको ट्राई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, उसने आपको बोला एक सीरीज है आपके सामने, देखो ए दिया हुआ है, उस अब देखो यहाँ पे आप पता है क्या करो, ऐसा कुछ लग रहा है एबीसीडी बार बार लिखा हुआ है, तो मैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए देखती हूँ। जैसे कि ये देखो मैंने यहाँ तोड़ा, फिर अगला ए से पहले तोड़ा, अगले ए से पहले तोड़ा, अगले ए से पहले तोड़ा, तो मुझे क्या समझ आया, ये क्या लिखा हुआ है ए, ये क्या लिखा हुआ है ए बी, ये क्या है ए बी सी, ये क्या है ए बी सी डी, ये क्या है ए बी सी डी ई। तो इसके बाद क्या होगा ए बी सी डी ई एफ, यानी कि नेक्स्ट तो हमें यहाँ पे आपका समझ आ गया, ठीक है। विच, अच्छा क्वेश्चन बट कुछ और है, क्वेश्चन है कि विच लेटर अपीयर्स एट द 100th प्लेस, ठीक है, 100th प्लेस पे कौन आएगा, ये आपका सवाल है। तो देखो आपका पहले ए आया, मतलब कि ए क्या है आपका, देखो 1 है ना, 1 अल्फाबेट, अगले में ये देखो कितने हैं 2 अल्फाबेट्स, अगले में 3, अगले में 4, अगले में 5, यही हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इनको ऐड करूंगी, 1 + 2 + 3 + 4, मतलब 1 क्या है ए, सेकेंड अल्फाबेट बी होता है तो बी तक ए बी, थर्ड अल्फाबेट सी होता है तो सी तक ए बी सी, मतलब ये आपका क्या है ए, ये क्या है आपका ए बी, ये क्या है आपका ए बी सी। समझ रहे हो इस चीज को, तो मैं तब तक ऐड करूंगी जब तक इनका सम जो है वो 100 ना आ जाए। +5 +6 +7 +8 ऐसे ही होगा। तो 1 + 2 कितना हुआ 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को, यहाँ पे इस तरह से हमें देखना है कि 100th प्लेस पे कौन आ रहा है, और ये पैटर्न 3 5 7 का बन रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे ये 1 है ना, 1 से लेकर 1 + 2 कितना हो गया 3, आगे 3 + 3 कितना हुआ 6, 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, ठीक है। 8 के बाद +9 किया तो यहां तक कितने हो गए, 36 + 9 करो कितने होते हैं 45, 9 + 10 करोगे तो 45 + 10 कितने होंगे 55। आगे देखते हैं, 10 तक आपके 55 हो गए, प्लस करिए आगे 11 कितने हो गए 66, प्लस करिए 12 कितने हो गए, हाँ जी 78। अब हम बहुत पास आ गए हैं, है ना। +13 करिए तो 78 + 13 कितना होता है, अब देखो अब आ रहे हैं हम बहुत पास, 70 80 91, यहां तक हो गए 91। अब अगले 14 अल्फाबेट्स है। अब ये 14 अल्फाबेट्स का मतलब क्या है, ए से लेकर एन तक लिखे होंगे, 14th अल्फाबेट एन होता है ना, तो ये क्या आ गया 91, हमें चाहिए 100। तो 91 के बाद आपका कितने बच रहे हैं, 100 में से 91 माइनस करो कितने बचे, 100 - 91 करिए कितने बचे 9 अल्फाबेट्स। तो यानी कि हमें बताना है कि 9th अल्फाबेट कौन सा होता है,
और 9th अल्फाबेट कौन सा होता है? सी ऑप्शन, यानी कि आई। क्योंकि 91 तक, यहां तक आपने जो है सीरीज अपनी कंप्लीट करी। अब 92nd से आपका ABCD फिर से शुरू होगा। तो ये 14 मतलब ABCDE इस तरह से, और फिर 9वें पोजीशन पर कौन आ रहा है? आपका आई आ रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का सवाल है, चेक करिए इसको। चलिए, रैंकिंग का सवाल है आपके सामने, और ये ध्यान दीजिए, उसने पूछा व्हाट कुड बी द मिनिमम। जब भी वो मिनिमम पूछता है, मिनिमम का मतलब क्या होता है कि ओवरलैपिंग करो तभी आंसर मिनिमम आएगा। ठीक है। अब जैसे कि उसने आपको 3 पर्सन्स दिए हैं, जो कि कौन है? A, B और C। ये क्यू में खड़े हैं। ठीक है। 4 पर्सन बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 7 पर्सन बिटवीन B एंड C। अब बिटवीन की प्रॉब्लम हमेशा ये रहती है, बिटवीन जब बोलता है ये नहीं समझ आता कि लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है। उसके बाद उसने आपको बोला कि देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी। चलिए, मैंने एक रो बनाई। पहले तो मैंने यहां सी बनाया, और सी के आगे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्योंकि उसने बोला सी के अहेड में कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। अच्छा, अब सी के बारे में कोई लाइन मिल रही है, ये रही, 7 पर्सन बिटवीन सी एंड बी। अब आप सोचोगे बी तो इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, कहां पर है? कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उसने जब मिनिमम बोला है तो हमें ओवरलैप करना है, और यदि हमें ओवरलैप करना है तो हम बी को इस तरफ ही बनाएंगे। तो सी और बी के बीच में 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर आपका कौन आएगा? बी आएगा। ठीक है। उसके बाद बी आ गया। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। अब देखो, बी के इधर तो 3 लोग हैं, तो 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। बी यहां पर है, तो बी के इधर 3 लोग हैं, तो बी के इधर ए आएगा, क्योंकि आगे तो आ नहीं सकता। तो 1 2 3 4, 4 जगह छोड़कर यहां पर कौन आएगा? ए आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट उसने क्या बोला है? 13 बिहाइंड ए। ए के बिहाइंड मतलब ए के इधर कितने लोग हैं? कुल मिलाकर 13 पर्सन है। कुल मिलाकर ये कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। ठीक है। तो अब यहां पे देखिए टोटल क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 13 प्लस 9 करिए, तो आंसर आपका कितना आएगा? 22 आएगा, 22। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी आपकी पूरी रो में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 22 लोग हैं। चलिए, एक और सवाल है आपका सीरीज का। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है आप सबके सामने सीरीज का, जल्दी से करो इसको सॉल्व। हाँ जी, फटाफट से करिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। ये तो ना मैंने आपको हर बार बोलती थी कि ये बार बार आता है, हो सकता है 2025 में फिर से रिपीट हो जाए। अब ये पता है कैसे आ रहा है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। और इनको ऐड किया तो कितना आएगा? 2। उसके बाद देखिए, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8।
तो 4 और 8 को ऐड किया, कितना आया? 12। ये आगे देखिए, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, इनको ऐड किया तो कितना आ गया? 36। 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, इनको ऐड किया तो 80। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125, तो 150 आ गया। और ये देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो इनको अगर आप ऐड करते हैं, 6 2 ज़ा 12, ये 252 आएगा। तो आंसर इसका क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला करिए ट्राई। अगर आपको हिंदी मीडियम में देखना है तो ये लीजिए, हिंदी मीडियम में सवाल आपके सामने है। हाँ जी, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। क्वेश्चन उसने आपको दिया है कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ये उसने पूछा। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। और कितने लोग हैं कुल मिलाकर? यहाँ पे जो नाम दिए देखिए 6 लोग हैं, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे और सेंटर फेस कर रहे हैं। अब अलोन 1 में क्या कह रहा है? ये देखो, ये तो कुछ काम की है ही नहीं। बी सी के ऑपोजिट है, डी ई के ऑपोजिट है, कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में, ये तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो अलोन 1 से तो हो नहीं रहा। अच्छा, अलोन 2 में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, देख लेते हैं, हो सकता है मिलाकर हो रहा हो। एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो मैंने बी बनाया, एफ इसके इमीडिएट लेफ्ट में है। ऊपर उसने बोला बी सिटिंग ऑपोजिट टू सी, बी के सामने कौन है? सी है, और डी के ऑपोजिट ई है। तो डी और ई जो है इस तरह से ऑपोजिट होंगे, है ना, इन दोनों जगहों पे डी और ई आएंगे, और फिर इधर कौन रह जाएगा? ए आ जाएगा। पर उसका जो क्वेश्चन है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। अब देखो, अगर ए यहाँ पे है तो ए के लेफ्ट पे तो मुझे कंफ्यूजन है ना, यहाँ पे डी और ई में से कोई एक होगा, वो कौन है हमें नहीं पता। अच्छा, अगर इन केस वो पूछता कि बताइए इमीडिएट राइट ऑफ ए, वो मेरा क्लियर था कि वो सी है, तो मैं कहती डाटा सफिशिएंट है। बट उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे उसने जो पूछा है उसका आंसर कंफर्म नहीं आ रहा, और इसीलिए इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, कि दोनों स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये वाला ट्राई करिए अब। अब देखिए, उसने पूछा कि थर्ड पीरियड किसका है। अब ये भी देख के ही पता लग रहा है, लेक्चर एफ इज प्रिसीडेड बाय ए, यानी एफ के पीछे ए ने आना है एंड फॉलोड बाय सी, एफ के आगे सी ने आना है। अब इसमें से थर्ड लेक्चर कौन सा है हमें नहीं पता, क्योंकि टोटल 6 लेक्चर दिए सवाल में, जिसमें से सिर्फ 3 का उसने सिंप्लीफाई किया है। देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी। अब बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है, उससे भी नहीं कुछ हमें पता लग रहा। तो यानी यहाँ पे भी आंसर आपका क्या होगा? डी ऑप्शन, कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है उससे आंसर आ ही नहीं रहा, मिलाकर भी नहीं आ रहा। ठीक है, चलो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, मतलब आपके 2022 के मैक्सिमम क्वेश्चन काफी आसान थे। हिंदी माध्यम में देखना है तो ये लीजिए, हिंदी माध्यम में सवाल आपके सामने है। देखो, क्लॉक का क्वेश्चन है, लिखा थोड़ा ज्यादा हुआ है, अटपटा सा हुआ है, पर बहुत सीधी बात लिखी हुई है।
वो कह रहे हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो और बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट हो सकता है एक या दो या दोनों सही हो। ठीक है, पहले में कह रहा है कि 3:16 और 3:17 के बीच में आपके आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे। अच्छा, बिटवीन 3 एंड 4 आपकी दोनों सुइयां कहां मिलती हैं? कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी तभी 0 डिग्री होंगी। तो 3 बजे ऐसा दिखता है, पर 3 बजे के थोड़ी देर बाद होता है कि जब दोनों सुइयां मिलती है तो वो 3:15 और 3:20 के बीच में कहीं होता है। और अगर आपने ये चैप्टर किया है अच्छे से तो एग्जैक्ट टाइम है 3:16 4/11 पे दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात बोली जा रही है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, 60h - 11m होल अपॉन 2 विद इन मॉड। ये एंगल है जो कि हमारा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल हमारा 0 डिग्री। अच्छा, h कितना है? घंटे तो मुझे पता है, 3 घंटे मिनट बताने हैं। अपॉन 2 मॉड खुलेगा तो ये अपॉन 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 60 × 3 180, 0 इज इक्वल टू 180 माइनस 11m। तो मिनट्स अगर आपको निकालने हैं 180/11, तो 11 1 11 70 आया, 11 6 66, रिमाइंडर बचा 16 4/11, यानी 3:16 4/11 पे दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। और इसका मतलब क्या है कि फिर आपका जो यहाँ पे ऐसा टाइम जो है वो बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन ही आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड में क्या कह रहे हैं? बिटवीन 4:58 एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड कोइंसाइड। इन दोनों समय के बीच में, हाँ जी, इन दोनों समय के बीच में वो कह रहा है कि दोनों हैंड्स जो है आपस में टकराते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। 4 बजे के समय में तो यहाँ छोटी सुई होती है, यहाँ 4:20 के आसपास आएगी तब टकराएंगे। इस टाइम पे तो वो ऑपोजिट के आसपास होती है ना। तो सेकंड वाला गलत है। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल और केवल पहले वाला सही है। और इसी के साथ आपके 2022 के रीजनिंग के सवाल कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा का सारा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे पिछले साल यानी 2021 के पेपर की डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक करना जरूर करिए, लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 2025 के एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल सेशंस हमारी बेस्ट टीम के मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।